सारा प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आपको बता दें, आज के हमारे इस खास शो में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर योगी के विश्वास पात्र आईएएस अफसर रेणुका कुमार ने यूपी वापसी की जगह आखिर क्यों चुना वीआरएस। जी हां, एक हफ्ते के अंदर 3 आईएएस अधिकारियों ने वीआरएस के लिए दरख्वास्त लगाई। उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की होड़ मच गई है। एक के बाद एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसर वीआरएस के लिए आवेदन कर रहे हैं। योगी सरकार की खास रेणुका कुमार ने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। एक हफ्ते के अंदर सेवानिवृत्ति के आवेदन करने वाली वो तीसरी आईएएस अफसर हैं। 1987 बैच की आईएएस रेणुका कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है। रेणुका कुमार केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनात थी। विषय होता था, लेकिन 2014 के बाद राजनीति में अधिकारियों का प्रवेश चर्चा का विषय बन गया है। यूपी हो या देश का कोई अन्य राज्य, अधिकारी वीआरएस लेकर राजनीति में आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। पिछले एक सप्ताह में यूपी के 3 आईएएस अफसरों ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है, जबकि पिछले 6 महीने में यूपी के 2 आईपीएस अफसर वीआरएस लेकर सत्ता पक्ष के विधायक बन चुके हैं। देखिए आलोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी की अफसरशाही में इन दिनों अफसरों के वीआरएस को लेकर चर्चा जोरों पर है। 1987 बैच के आईएएस अफसर रेणुका कुमार और 1988 बैच के आईएएस अफसर जूझका पाटकर के अलावा 2003 बैच के आईएएस अफसर विकास गोठनवाल ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। एक सप्ताह के अंदर 3 अधिकारियों का वीआरएस के लिए अप्लाई करना प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि तीनों अफसरों ने वीआरएस के पीछे अलग अलग कारण बताए हैं। तेज तर्रार एवं ईमानदार आईएएस रेणुका कुमार के पति सुनील कुमार की नियुक्ति मौजूदा समय में भारत सरकार में है, अतः पारिवारिक कारणों से उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। ऐसा ही कुछ कारण जूझका पाटकर ने भी दिया है। वहीं 2003 बैच के आईएएस विकास गोठनवाल स्टडी लीव पर हैं एवं स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी अपने वीआरएस में दिया है। देश की सर्वोच्च नौकरी छोड़ने वालों की लंबी फहरिस्त है। वीआरएस लेकर मौजूदा समय में पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरोड़ योगी सरकार में ही स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने हुए हैं। 1993 बैच के पूर्व आईएएस अफसर राजीव अग्रवाल वीआरएस लेकर फेसबुक को सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो उबर को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के ही पूर्व डीजीपी ब्रजलाल मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं, तो वीआरएस लेकर पूर्व आईपीएस अफसर राजेश्वर सिंह बीजेपी के टिकट पर लखनऊ से विधायक हैं। देखना ये होगा कि अफसरों का वीआरएस लेने का है सिलसिला कब जाकर थमेगा। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक। तो प्रशासन की बागडोर के बाद सत्ता के रास्ते पर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है कि तमाम आईएएस अधिकारी वीआरएस लेने की होड़ में लगे हुए हैं। कुछ अधिकारियों ने क्योंकि वीआरएस लिया तो वो अब सत्ता में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम अधिकारी अब वीआरएस लेने की चाह रखते हैं। लेकिन वीआरएस लेकर के क्या ये अब सत्ता के रास्ते आगे बढ़ेंगे? क्या प्रमुख पार्टियों के चेहरे नजर आएंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राजतिलक हमारे साथ हैं। उनसे ये चर्चा करेंगे कि आखिर बड़े अधिकारी जिन्होंने प्रशासनिक अमले को संभाला है, बागडोर संभाली है, अब वो सत्ता के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? क्या वीआरएस के पीछे यही मकसद है आलोक? सामने आई है। अमूमन वीआरएस की चर्चाएं उस वक्त सामने आती हैं जब या तो लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। फिलहाल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन 3 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
उनके बीआरएस ने प्रदेश की अफसरशाही में इस बात को चर्चा में जरूर ला दिया कि आखिर क्या वजह है कि अफसरों को बीआरएस के लिए बीआरएस देना पड़ रहा है। रेणुका कुमार का सबसे पहले ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में उनकी वापसी हो रही है, इसके लिए बाकायदा डीओपीटी ने लेटर भी जारी कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज्वाइनिंग से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीआरएस लेंगी। कारण ये बताया गया कि उनके पति जो कि खुद भारत सरकार में है, सचिव के पद पर है, सुनील कुमार, वो पारिवारिक कारणों से अब उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं करना चाहते। और इसके बीच में भी एक तकनीकी बिंदु रहा है, वो ये रहा है कि दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और अभी उनका कार्यकाल बचा है, और ऐसे में जब सचिव इस तरह का कोई अधिकारी डिप्यूटेशन से वापस लौटता है तो उसका पद मुख्य सचिव से ऊपर माना जाता है। तो इसलिए एक विसंगति से बचने के लिए रेणुका कुमार ने अपना इस्तीफा दिया है। और इसी तरीके से जूतका पाटकर जो कि 1987 बैच के IAS अफसर है, उन्होंने भी परिवार के साथ, उनके भी पति दिल्ली में पोस्टेड है, तो लिहाजा उन्होंने अपना बीआरएस दिया है। लेकिन विकास गोठनवाल जो कि अभी युवा है, स्टडी लीव पर हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और उन्होंने बीआरएस लिया है। हमारे साथ में अरविंद जयतिलक जी। अरविंद जी, दो बीआरएस तो थोड़ा थोड़ा समझ में आते हैं, और आप क्या कहेंगे कि ये विकास गोठनवाल का क्या मामला है और एक साथ ही बीआरएस क्यों अचानक सामने आए? देखिए, इसको 2-3 आयामों से देखना होगा। एक जो है कल्याणकारी लोक व्यवस्था में सुशासन और नौकरशाही किसी भी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार होते हैं। और हर एक जो एक जिम्मेदार सरकार होती है, जवाबदेह सरकार जो होती है, उसकी कोशिश रहती है कि एक ईमानदार IAS अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जिसके जरिए जो है उसकी योजनाओं को जो है ज़मीन पर उतारा जा सके। लेकिन अगर इस दरमियान कोई ईमानदार अधिकारी, ज्येष्ठ अधिकारी अगर जो है बीआरएस लेता है और अगर वह यह कहता है कि नहीं, हम अपने व्यक्तिगत कारणों से लेते हैं, इसके बावजूद भी जो है राजनीतिक गलियारे में या यूँ कहें कि जो जनमानस में है, इस बात को लेकर के बहस छिड़ ही जाता है कि आखिर जो है इतने जो वरिष्ठ हैं, जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, जो राज्य की जो व्यवस्था है उसमें अपना अहम योगदान दे सकते हैं, वो क्यों ले रहे हैं। तो सवाल लाजिमी है कि अगर जैसे कि आपने कहा आलोक जी कि 2003 बैच के हैं, युवा हैं, और उनकी जो है भागीदारी जो है बेहतर राज्य के संकल्पना को पूरा करने में अहम हो सकता है, अगर वो लेते हैं, हालांकि वो स्टडी लीव पर हैं, बावजूद इसके क्या यह शंका जन्म नहीं लेती है कि कहीं उन लोगों की मंशा राजनीति में जाने की तो नहीं है। देखिए, भारत में जो नौकरशाही है वो पूरी तरह से 4 खेमों में बटी है। एक तो संरक्षक नौकरशाही होती है, एक जातीय नौकरशाही होती है, एक अभिभावक नौकरशाही होती है, और एक योग्यता पर आधारित नौकरशाही। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर सरकार जो है पार्शलिटी से काम करती है तो योग्यता पर आधारित जो नौकरशाही होते हैं वो किनारे कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है तो वो मुख्य धारा में होते हैं। तो कई नौकरशाह तो कुछ इस तरह से भी अपने आप को जो है हाशिए पर पहुंचे हुए मान लेते हैं, तो उनको लगता है कि इस राज्य व्यवस्था में हमारी जो क्षमता है उसका शायद जो है इस्तेमाल करना नहीं लोग चाहते हैं। जी, आपकी बात को काटूंगा। रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक कार्यरत रही हैं, प्रमुख सचिव ACS रही हैं। उम्भा कांड हुआ था 5 साल पहले, उसकी भी जांच अधिकारी थी, कई अहम पदों पर रही, ईमानदार अफसर रही हैं और योगी की पसंद भी रही है। ऐसे में जो तर्क आप दे रहे हैं वो कितने सही बैठते हैं? बिल्कुल आलोक जी, हालांकि आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो तो व्यक्तिगत कारणों के अलावा जो है, चूंकि जब वो उत्तर प्रदेश में लौट रही हैं तो उनका जो पद है अमूमन जो मुख्य सचिव है उसके लेवल का है। तो ऐसे में अभी दिसंबर तक मुख्य सचिव जी हैं, उनका अभी रिटायरमेंट बाकी है, तो सवाल लाजमी है कि तब तो उनको जो है मातहत ही रहना होगा। तो कुछ ऐसे नौकरशाह जो होते हैं जिनकी अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान, अपने विचार या अपना जो सोचने का जो एक नज़रिया है वह कुछ अलग किस्म का होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम जो नौकरी जितना किए अब जो है अब अपने परिवार को समय दें। जैसा कि उनके हस्बैंड आपने बताया भी कि दिल्ली में है, तो हो सकता है कि आज की तारीख में प्रायोरिटी के तौर पर शासन सत्ता या नौकरी के बजाय जो है उनका परिवार जो है शीर्ष पर हो, यह भी एक कारण हो सकता है। आलोक जी, बिल्कुल, इन दोनों कारण मैंने आपको बताया चर्चा में ही कि स्पष्ट है कि पारिवारिक कारणों से बीआरएस ले रहे हैं। विकास गोठनवाल जो कि योग्य अफसर हैं, युवा हैं, ईमानदार हैं, इनको स्टडी लीव के बाद में बीआरएस लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, इसके भी एक अपने आयाम है, वह यह कि तमाम ऐसे IAS अधिकारी हैं जो कि कारपोरेट सेक्टर से जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके हाथ खुले होंगे और जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इस सर्विस में आते हैं काम करने का, उनको पूरा छूट मिलेगा।
लेकिन जिस तरह से भारतीय राजनीति में विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पर जो है नौकरशाहों को जो है काफ़ी हद तक माना जाता है, आप मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर के आज तक देख लीजिए कि किस तरह खेमाबाजी हुई है, वैसे में वो अपने को असहज महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद मेरा जो एम था, उद्देश्य था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, जो जनता के बीच काम करना था, शायद वो उद्देश्य उनको पूरा होता नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि राजीव अग्रवाल जी जो है वीआरएस लेकर के जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए। ऐसे भारत में तमाम है जो कि वीआरएस लेकर के चले जाते, उनको नौकरी रास नहीं आती है। तो इस पर तो जो है शासन सत्ता को विचार करना होगा कि आखिर जो युवा जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी भूमिका को जो है बेहतर ढंग से संवार करके जो है राज्य के डेवलपमेंट में उसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, आखिर क्या कारण है। इस पर तो एक जो है जो राजनीतिक जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे जिस भी दल के हों, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन उन्हें विचार तो करना ही होगा कि उन युवाओं का जो है इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए हर युवा का एक सपना रहता है, जो है वो छात्र हो या जब ग्रेजुएशन करता है, कि देश की जो सर्वोच्च नौकरी है आईएएस अफसर, वहाँ तक पहुँचना। और हाल में तमाम सारे उदाहरण रहे हैं जिनकी चर्चा भी हो रही है कि आईएएस अफसर की नौकरी पाने के बाद भी वो नौकरी छोड़ देते हैं। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जो राजनीति में गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी उदाहरण हैं जो राजनीति में नहीं गए हैं। राजीव अग्रवाल उत्तर प्रदेश के हैं, एलडीए के वीसी रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों के डीएम रहे हैं। उन्होंने पीएमओ में तैनाती के दौरान ही अपनी नौकरी किया, जबकि 8 से 10 साल उनका समय बचा था, वीआरएस ले लिया और कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए। क्या विकास गोठलवाल उसी दिशा में अगला नाम हो सकते हैं? बिल्कुल आलोक जी, अपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाए। देखिए, हमारे यहाँ भारत में जब नौकरशाही की परिकल्पना की गई, हालांकि 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस में नौकरशाही का ईजाद हुआ। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़िए, वो कहते हैं कि जो नौकरशाही होती है, अगर उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो सामंतशाही के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल जो है, सवाल यह आकर के गूंजता है कि क्या राजनीतिक करने वाले लोग जो हैं, जो सत्ता के सीट पर बैठे हैं, क्या उनकी प्रवृत्ति तो कहीं सामंती तो नहीं है, जो लोक कल्याण के नाम पर जो है नौकरशाहों के साथ जो है या तो भेदभाव करते हैं या उनको इस तरह का संरक्षण देते हैं जिससे भ्रष्टाचार फलता फूलता है। आपका लोग याद होगा 1997 में आईएएस एसोसिएशन जो है 3 महाभ्रष्ट उत्तर प्रदेश के आईएएस को चुना था और उनमें से एक आईएएस का तो सेवा विस्तार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको जो है इससे ईमानदार कोई आईएएस अधिकारी नहीं मिला क्या? तो सवाल ये भी उठता है कि जब जो ईमानदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वह जो कारपोरेट से आए हों या पढ़ लिख करके आए, जिसकी आपने चर्चा किया, तमाम ऐसे जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है और सेवा में भी जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एक वत्स साहब थे, बहुत पहले आईएएस हुए थे और वे पत्रकार भी थे। मजेदार बात यह कि पत्रकार भी थे और आईएएस की नौकरी पाई और बमुश्किल जो है साल भर के दरमियान जो है उन्होंने उसे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वाजिब कारण यह बताया था कि चूंकि काम करने की जो हमें छूट मिलनी चाहिए, जो संविधान में अधिकार देता है, उस पर राजनीति हावी होती है। तो अगर ये जो जिसकी आप जिस आईएएस अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके मन में भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हो कि जिसके जरिए जो है अपना जो है वीआरएस लेने का मन बनाया हो। वत्स साहब का आपने जिक्र किया है, 1 साल की केवल नौकरी के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया था। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे ही कारण इन तीनों अफसरों के साथ भी है जो वीआरएस ले रहे हैं, उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, या वो जो कारण सामने आए हैं वो बात को छुपाने के लिए या किसी दबाव में दिए गए हैं कि वो पारिवारिक कारणों से वीआरएस ले रहे हैं? आलोक जी, देखिए, इनमें 3 में 2 तो ऐसे हैं जो काफ़ी नौकरी कर चुके हैं। एक 1987 बैच की हैं और उत्तर प्रदेश में देखिए 1980 और हेमंत राव जी के बाद वो सबसे सीनियर हैं। और दूसरे जो हैं पाटणकर, वो जुथिया पाटणकर जी, तो वो भी जो है 88 बैच के हैं। तो उनकी नौकरी जो है काफ़ी हो चुकी है। तो अब ये कारण तो हमारे समझ से वो सटीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है जो एक युवा अवस्था में जो एक काम करने की जो प्रवृत्ति होती है, ऊर्जा होती है, वह जो है शायद वो उनके हाथ से अब निकल भी चुका है या कहें कि बहुत कुछ बेहतर कर चुकी हैं। लेकिन हाँ, आपने जिस तरह से विकास जी की बात की है तो यह संभव, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो इस चीज़ को जो है मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में वो सामने लाएंगे कि मैं किन कारणों से, वो तो अपनी स्टडी लीव की ही बात करेंगे। लेकिन तमाम ऐसे उदाहरण हैं और तो आप गाहे बगाहे देखते भी हैं कि वह जो है अपने जब बातों का कभी इजहार करते हैं शासन प्रशासन या क्रियान्वयन को लेकर के, तो कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है, या कभी नौकरशाहों के और राजनेताओं के बीच जब आप देखते हैं कि कोई तनाव की स्थिति फैलती है, उस दरमियान भी वो कहते सुने जाते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कारण हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब बिल्कुल देखिए अरविंद जी, आपसे जो तमाम सारी चर्चा रही है, ये इस बात को लेकर है कि वीआरएस के पीछे की वजह क्या है और वीआरएस के बाद
अमूमन लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं। बहुत ही कम उदाहरण है जो कॉर्पोरेट में गए हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। अभी हाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो असीम अरोड़ा कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, इस्तीफा दिया, बीआरएस दिया, और उसके बाद चुनाव में आते हैं, राजनीति में उनको प्रवेश मिलता है, विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं। इसी तरीके से लखनऊ से भी विधायक हैं, सरोजनी नगर विधानसभा सीट से राजू सिंह। एक और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में AK शर्मा, पीएमओ में थे, बीआरएस दिया, ये लोग राजनीति में आए। अब जनता इस बात को भी लेकर एक सवाल उठा रही है, चर्चा है इस बात की भी लेकर कि बीआरएस लेकर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जो एंट्री ले लेते हैं, इसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास हैं। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल उचित है कि अभी तक आप किसी पद पर हैं, तत्काल आप इस्तीफा देते हैं, टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं, क्या कहते हैं? आलोक, ये आपने नैतिकता और शुचिता का सवाल जो है कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने की कोशिश की है। देखिए, जब महात्मा गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ और इस समय तो हम लोग जो है अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो यह प्रश्न अपने आप में जो है प्रासंगिक भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि आप जन सेवा करना चाहें तो राजनीति में आएँ, लेकिन आप देख लीजिए कि आज की तारीख में जन सेवा और जो है जो आप कह सकते हैं कि जो एक जो शासन सत्ता और एक बहुत बड़ा औरा जो है राजनेताओं का बनता है, उससे कितना जो है आपस में संबंध है, आप कहीं दूर दूर का लेना देना आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि नौकरशाहों और राजनेताओं का विशेष रूप से जो सत्ता में मंत्री पद संभालता है और जिस तरह से नौकरशाह जो सचिव रहते हैं, प्रमुख सचिव रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, जब उनके दरमियान जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं जो है अपने पद को, प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों के बीच में एक मन में जो है तुलनात्मक विचार चलते रहते हैं। तो इस स्थिति में जो है राजनेताओं को देख करके कहीं ना कहीं नौकरशाहों के मन में यह जो है एक जो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं अंकुरित होती है कि क्यों ना हम भी जो है रिटायरमेंट लेकर के अगर सत्ता का संरक्षण मिल जाता है तो हम भी राजनीति में प्रवेश करें। आपने अभी बातचीत के दौरान भी कई ऐसे राजनेताओं को गिनाया जो कि पहले जो है अब जो नौकरशाह रह चुके हैं। आपने मणिशंकर अय्यर जी का, हरदीप पुरी जी का, अभी यूपी में AK शर्मा जी का, कई लोगों का नाम गिनाया। तो एक रवायत चल पड़ी है और मुझे लगता है कि जो सत्ता के जो इशारे पर काम करने वाले जो विशेष रूप से जो नौकरशाह हैं, वो उन्हें एक जो है संकेत भी दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आपकी सर्विस 20 साल जो कि ज़रूरी होती है पूरी हो चुकी है, आपका पेंशन भी बढ़ जाएगा और आप चाहें तो जो है राजनीति में जो अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। हाँ, आपने एक सवाल और जोड़ा कि क्या ये एक जो है जनता के बीच में जो लगातार ये सवाल उठ रहा है, विमर्श का दायरा बढ़ रहा है कि जो नौकरशाह हैं वो तुरंत जो है राजनीति ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्या इस दरमियान कोई समय की अवधि की पाबंदी और बंदिशें नहीं होनी चाहिए? ये तो इस तरह से तो जो हमारा जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है, इसमें तो गड्ढ हो जा रहा है, जो कि एक शक्तियों का पृथक्करण भारत में जो हम लोग के अमेरिका से ली गई है। सीधे तौर पर जनता में इस बात की चर्चा हो रही है कि अभी तक तो आप काम कर रहे थे बतौर अधिकारी जी, और विपक्ष के लोग की बात आप सुनते नहीं थे और अचानक टिकट मिलता है और आप राजनीति में आ जाते हैं। जनता भी आपको विधानसभा और लोकसभा भेज देती है, तमाम सारे उदाहरण देख रहे हैं। वो तो ऐसे में जनता को भी लग रहा है कि वो आज की तारीख में जिन अधिकारियों से जिस काम को लेकर जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के ही नेता हो या आम जनता हो, उनको बाद में ये लगता है कि हमारा कारण सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी जिसके पास हम अपनी समस्या को लेकर गए थे, वो उसका माइंडसेट पहले से ही किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ सेट था। इस बात की भी लोग अब चर्चा करते हैं। बिल्कुल, देखिए तो सवाल तो बनेगा कि आप जो है कल तक जो है आप नौकरशाह थे, आपके जिम्मे जो है एक प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी थी, चाहे वो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे महिला कल्याण से ही जुड़ा हो या जो है समाज कल्याण से ही जुड़ा हो, आप जो है उसको देख रहे थे। लेकिन कल की तारीख में आप जब VRS लेते हैं और जो है उसी विभाग के अगर आप मंत्री बन जाते हैं तो उस स्थिति में जो आपकी एक जो राजनीतिक सोच जो कहीं ना कहीं जो है सर्विस के दौरान जो अंकुरित हो रही थी, अब वो वृक्ष के रूप में जो है अब उसकी शाखाएं किधर जाएगी? क्या वो जो है पारदर्शिता के तरफ जाएगी या राजनीतिक भेदभाव पर करेगी? इस चीज़ पर तो विचार होना ही चाहिए। ऐसे में देखिए, मैं आलोक जी आप ही के जरिए, आपके चैनल के जरिए जो है ये मैं मांग भी करता हूँ, और ये मेरी ही मांग नहीं है, ये पूरे समाज का जो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जो लोग नौकरशाह हैं या जुडिशरी में जो लोग हैं, जो लोग अहम पदों पर रहे हैं, वो कम से कम तो उनको राजनीति में अगर आते भी हैं तो चूंकि हम लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ समय को निर्धारित कर दिया जाए ताकि जो है उनको जो है जब राजनीति में आए तो वो जो एक नौकरशाह का एक लबादा जो होता है और इसके बाद जो एक दूसरी चादर जो ओढ़ लेते हैं राजनीति का,
उसमें कम से कम आम जनता को फर्क करने का या वो उस दरमियान, उस अवधि के दरमियान जो है अपने आप को जो है एक दूरी बनाने का या उस विचार से जो नौकरशाही का विचार है उससे अलग हटने का एक समय मिल सके। और न सिर्फ नौकरशाही, जुडिशियरी, तमाम ऐसे जो सर्विसेज जो जनता को प्रभावित करते हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक जो है कानून बनना ही चाहिए जिसके जरिए जो है राजनीति भी प्रभावित न हो और नौकरशाह भी काम करने वाले प्रभावित न हो और उन्हें यह न लगे कि हम सरकार के सुर में सुर मिला करके ताल में ताल मिला कर। कोई कानून ऐसा आना चाहिए कि बीआरएस के बाद में तत्काल आप किसी कॉर्पोरेट में न जा सकें या फिर किसी पॉलिटिक्स में न जा सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो तमाम सारे डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी रिटायर्ड हुए बीआरएस लिया तो उनको टिकट मिल जाता है। और कानून बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ उदाहरण है जो जज रहने के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा होता है, सीधे राज्यसभा या लोकसभा भी उनको मिल जाती है, राज्यसभा में सीधे भी दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आलोक जी, इस दौर में आप देखिए अभी ईडी के तमाम छापे पड़ रहे हैं और देश में कई हिस्सों में जो है कुछ आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे करेंसी भी बरामद हो रही है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको वाजिब तो एकदम सच्चाई के रूबरू ले जाना नहीं चाहते, लेकिन इस चीज़ पर तो हम लोग विचार कर ही सकते हैं कि अगर जानबूझ करके अगर सरकार जो है अगर किसी के खिलाफ इस तरह का कार्य कर रही है तो अगर ऐसे अधिकारी जो है भविष्य में अगर राजनीति में जाते हैं या उन्हें संकेत दिया गया हो कि आप ऐसा ऐसा करिए और आपको जो है रिटायरमेंट के बाद या बीआरएफ लेने के बाद जो है हम राजनीति में अपना शिविर में रख लेंगे और आपको टिकट भी दे देंगे, मंत्री भी बना देंगे, तो सवाल लाजमी है कि जो एक संवैधानिक संस्था है वो काम करने वाले लोग उनके बीच जो है फिर एक नैतिकता, शुचिता और जवाबदेही और जिम्मेदारी की जो एक भावना होनी चाहिए वो कहाँ रह पाएगी। तो ये सवाल तो उठता है, तो क्यों न जो है कि कानून लाया जाए कि बीआरएफ लेने के कम से कम 5 साल बाद, 7 साल बाद जो या राजनीतिक दल जो भी तय करें वो निर्धारित कर दिया जाए कि उसके बाद ही जो है आप राजनीति में जा सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है आज के दौर में, विशेष रूप से जब जो है पूरी तरह से नौकरशाही को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है, नौकरशाही में काम करने वाले लोगों की ईमानदारी, पारदर्शिता को लेकर सवाल हो रहा है, तो यह तो होना ही चाहिए। आलोक जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और यही बात समाज के लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अचानक से अधिकारी का बीआरएस सामने आता है और फिर वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेते हैं। हालांकि अरविंद जी एक चीज़ बहुत ठीक रही है पिछले 2 दशकों में अगर बात करें, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज संभालने के बाद, और इससे पहले जो चर्चा हम लोग करते थे वो राजनीति के अपराधीकरण की बात होती थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। अपराधियों की एंट्री तो लगभग 99.99% राजनीति में लगभग प्रतिबंधित सी हो गई है जी। लेकिन अब राजनीति का अपराधीकरण की बजाय अधिकारीकरण ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या आलोक जी देखिए, इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। देखिए हम लोगों को थोड़ा यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ अधिकारी नौकरशाह इतने अच्छे हैं, काम करने वाले हैं और उनकी जो सोच है या उनकी जो एक अपने इरादे हैं कहीं ना कहीं राष्ट्र को समर्पित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने 2 दशकों की चर्चा की, आप नटवर सिंह को देख लीजिए, विदेश मंत्री हुआ करते थे और जिस समय खाड़ी का युद्ध चल रहा था, भारत और ईरान के बीच में जो है अनाज के बदले तेल वाला जो कार्यक्रम उन्होंने किया था उसकी कितनी सराहना हुई। आज की तारीख में आप देख लीजिए जो विदेश मंत्री हम लोगों के हैं किस तरह से जी अपने देश का पक्ष कितना मजबूती से रख रहे हैं और विदेश नीति कितनी सार्थक मानी जा रही है। तो यह भी थोड़ा खतरा अगर मान लीजिए कानून बनता है तो यह उठाना पड़ेगा कि जो बेहतर लोग हैं जिनके एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग अगर मान लीजिए कि राजनीति के परिधि में नहीं आते हैं, उनका जो है का इस्तेमाल नहीं होता है, तो एक हमारी जो भारत है का जो एक अपना कह सकते हैं कि कद है, पद है या वैश्विक जो रंगमंच पर उसकी जो भूमिका है उसको थोड़ा आघात लग सकता है। लेकिन हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ राजनीति के लिए ही जो है अपनी नौकरशाही या अपने कार्यों को का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी सरकारों के कुछ नाम अभी मैं आपको जोड़ दूं। सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, बाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बागपत से लोकसभा के सांसद हो गए। हरदीप सिंह पुरी मौजूदा समय में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं शहरी विकास विभाग के, वो भी IAS अफसर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के CM है। तो इस तरीके से तमाम नाम हैं जो बीआरएस लेने के बाद पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। पूर्व की सरकार की बात आपने की, नटवर सिंह की, और H जयशंकर दोनों ने ही विदेश विभाग संभाला है, तो देखा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही एक IAS अफसर है जो बीआरएस के उलट उनका मामला है, उनको जबरिया सेवानिवृत्त भी कर दिया गया और बाकायदा इसकी वो नेम प्लेट भी लगा लेते हैं।
इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? आलोक जी, देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है, तो इस चीज़ को तो हम आप जो है राजनीति से ये अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये जातियों का खौलता हुआ कुंड है। तो इस यहाँ पे नौकरशाही को ताश के पत्तों की तरफ फेंटा भी जाता है। ये मुहावरा खूब हम लोगों के बीच में चर्चित भी होता है। लेकिन हाँ, देखिए, एक हम लोगों की यहाँ परंपरा रही है। सुभाष चंद्र बोस जो है आईएएस भी बने थे, उस समय आईसीएस हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो है वो ज्वाइन भी नहीं किया, संभवतः नौकरी से इस्तीफा दे करके भारत राष्ट्र निर्माण आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो तमाम ऐसे लोग हैं हम लोगों के यहाँ नौकरशाह जो कि चाहते हैं कि नहीं जो है राजनीति में प्रवेश करके राजनीति की जो सूचिता है, नैतिकता है, उसकी जो एक अपना कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जो आज़ादी के जो नायक थे उन लोगों ने जो है एक जो परिकल्पना की थी उस भारत को जो है स्थापित किया जाए। लेकिन आप ऐसे तमाम लोगों को देखेंगे जो कि कुल मिलाकर के राजनीति को और नौकरशाही को जो है जो एक महीन धागा है उसको भी बरकरार रख नहीं पाते हैं। और पता चलता है कि नौकरशाही के पद पर, यानी स्टील फ्रेम हम लोग का जो नौकरशाही का जिसका कहा जाता है कोई बाल बाका भी नहीं करेगा, पद पर रहते हुए कुछ इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं जो वो सर्वविदित हो जाता है। हाँ, आपने जिस IAS अधिकारी की बात की तो उनके अपने वाजिब सवाल रहे हैं और सरकार का भी अपना पक्ष रहा है। उस विमर्श में तो हम लोगों को बहुत जाना भी उचित इसलिए नहीं होगा। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए, हम लोगों ने सारा समय ने खासतौर पर चर्चा की आपके साथ में और मुद्दा था BRS का, और इस चर्चा में आपने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं जो BRS है वो समाज के हित में भी सामने निकल कर आता है जब वो ऐसे अधिकारी BRS लेकर सीधे तौर पर राजनीति में आते हैं, देश और राष्ट्र के विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो लेकिन जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं एक इस पर भी नियम रहे कि BRS लेने के कितनी अवधि के बाद वो कोई दूसरा काम कर सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में अरविंद जी आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्रणाम, सारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी।